नमस्कार साथियों, मैं प्रभुदयाल हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपना प्रकरण चल रहा था आदिकाल। आदिकाल में आदिकालीन साहित्य रासो साहित्य मुख्य रूप से चल रहा था, जिसमें पृथ्वीराज रासो तक हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज हम बीसलदेव रासो और अन्य रासो ग्रंथों का परिचय प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो नरपति नालय की रचना है और इसका रचना काल 1155 ईस्वी, विक्रम संवत कहे तो 1212। और इसके बारे में एक जो पद मिलता है बीसलदेव रासो में, 1200 बहोत्री मंजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभ है शारदा तुथी ब्रह्म कुमारी। उसके बाद मिश्र बंधु ने जो इनका काल निर्धारण किया है 1220 ईस्वी माना है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी ने 16वीं शताब्दी माना है। नरपति गुजराती कवि की रचना मानी जाती है। जो नगेंद्र है वो इस पर सहमत नहीं है, उन्होंने इसे किसी गुजराती कवि की रचना मानी है। माता प्रसाद गुप्त 14वीं शताब्दी में मानी जाती है, उनको 14वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। और नवीन शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह रचना 1016 ईस्वी यानी 1073 विक्रम संवत मानी गई है, जो कि नागरी पचारणी सभा के द्वारा भी स्वीकार की गई है। इस जो बीसलदेव रासो है, इसका जो प्रधान या अंगिरस है वो श्रृंगार है। श्रृंगार वियोग श्रृंगार भी है और संयोग श्रृंगार, दोनों रस इसमें देखने को मिलते हैं। इस रचना का जो काव्य स्वरूप है वो मुक्तक है। छंद है वो 128 छंद है। भाषा शैली इसकी पिंगल है। माता प्रसाद गुप्त ने इसके 128 छंदों के एक प्रति का संपादन किया और मूल जो काव्य माना जाता है वो इन 128 छंदों वाली प्रति को ही माना जाता है। इसका जो नायक है वो बीसलदेव रासो है, बीसलदेव है, जिसको विग्रह राज चतुर्थी भी कहा जाता है, जो कि अजमेर का चौहान शासक था। इसकी जो नायिका है वो राजमती है, जो मालवा के भोज परमार की पुत्री है। उसके बाद हम बात करें काव्य विभाजन की, तो ये 4 खंडों में विभक्त है। बीसलदेव रासो 4 खंडों में विभक्त है। जो प्रथम खंड है उसमें बीसलदेव और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है। जो द्वितीय खंड है उसमें व्यंग्य से, जो राजमती के द्वारा व्यंग्य किया गया, उसे रुष्ट हो जाकर राजा का उड़ीसा जाना, 12 माह तक वहीं उड़ीसा में प्रवास करना का वर्णन किया गया। जो तीसरा खंड है उसमें राजमती का जो विरह वर्णन है वो, उसके बाद बीसलदेव का उड़ीसा से लौटने का वर्णन भी तीसरे खंड में ही है। चौथे खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना और बीसलदेव के बाद में अपने मालवा जाकर चित्तौड़ वापिस अपने राजमती को लेकर आना है का वर्णन चौथे खंड में दिया गया। उसके बाद बीसलदेव के जो वीरता है उसके वर्णन करने वाला उसका राजकवि सोमदेव था, जिन्होंने संस्कृत में ललित विग्रह नाम से एक नाटक की रचना की, जो कि आज भी बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ है और राजपुताना संग्रहालय में सुरक्षित है। बीसलदेव रासो की बात कर रहे थे तो ये 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। और विशेष रूप से इसकी बात ये है कि इस ग्रंथ के अंदर सर्वत्र सभी जगह वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। यह काव्य ग्रंथ नहीं केवल गाने के लिए रचा गया था। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बीसलदेव रासो कि कौन सा ग्रंथ है जो केवल गाने के लिए रचा गया था, तो वो बीसलदेव रासो है।
इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक भाषा नहीं है, इसमें राजस्थानी, ब्रज और मध्य देश की भाषा के शब्द मिलते हैं। हिंदी में 12 मासा जो लिखने की शैली है, यानी 12 महीनों का जो वर्णन है वो सर्वप्रथम बिसल देव रासो में ही मिलता है। और नालय कवि है, उसने इसको स्त्री रसायन कहा है, जबकि भगीरथ मिश्र ने इसको रास साहित्य कहा है। इस तरह से बिसल देव के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बिसल देव रासो के बाद हम बात करते हैं परमाल रासो। परमाल रासो कवि जगनिक की रचना है। इसका रचना काल 1230 विक्रम संवत माना जाता है। इसकी शैली डिंगल मानी जाती है और ये वीर रस की रचना है। यह भी अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। यूपी, उत्तराखंड में आला या आलाखंड के नाम से इसको जाना जाता है। जगनिक, जो कि कलिंजर के चंदेलवशी राजा परमर्दी देव का राजदरबार का भाट कवि था, महोबा के 2 वीरों आला और उद्दल, महोबा के जो 2 वीर थे आला और उद्दल, उन दोनों की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। ये गीत है वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, आषाढ़ और श्रावण मास में विशेषकर। प्रसिद्ध कथन जो कि 12 बरस ले कुकर जिए भी इसी इतिहास में ग्रंथ में दिया गया है। प्रकाशन 1865 में हुआ और चार्ल्स एलियट, जो कि एक कलेक्टर थे, उन्होंने आलाखंड के नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के रूप नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। गेय क्षेत्र इसके मुख्य रूप से बेसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड हैं। यह मुक्तक श्रेणी की रचना है और इसमें 52 बनाफरों युद्ध का वर्णन भी मिलता है। शुक्ल जी इस रचना को अप्रमाणिक मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस रचना को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खुमान रासो की। खुमान रासो के जो लेखक है वो है दलपति विजय। 9वीं शताब्दी की रचना है शुक्ल के अनुसार, जबकि 17वीं शताब्दी की रचना इसको मोतीलाल मनियारिया के द्वारा मानी जाती है और शिव सिंह सेंगर इनकी रचनाएं नहीं मानते हैं, यानी दलपति विजय की रचना इसको नहीं मानते हैं। खुमान रासों में 5000 छंद या कहने की पद है, वीर रस काव्य है। हस्तलिखित प्रति इसकी पुनः संग्रहालय में सुरक्षित है। उसके बाद हम बात करें कि इस ग्रंथ के अंदर जो विस्तृत विवरण है वो उसमें बगदाद के खलीफा अलमामू और चित्तौड़ के रावल खुमान द्वितीय के जो युद्ध हुआ उसका विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। खुमान नाम के 3 राजाओं का भी इसमें वर्णन मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको रासो काव्य नहीं माना है। इसकी भाषा राजस्थानी है। उसके बाद जो रासो ग्रंथ है वो है हमीर रासो। हमीर रासो के जो रचनाकार है वो सारंगधर है। समय 1357 ईस्वी में, विक्रम संवत कही तो 1414 में। यह अप्राप्य रचना है, यानी अभी तक इसको प्राप्त नहीं किया गया है। प्राकृत पेंगलम में इसके जो छंद प्राप्त हुए थे रामचंद्र शुक्ल जी को, उसी के आधार पे हमीर रासो के अस्तित्व की कल्पना की गई थी। प्राकृत पेंगलम, इस रचना के बारे में थोड़ा परिचय देखें तो यह विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल, इन 4 कवियों के रचनाओं का संकलन है और जो ये संकलन करने का काम है वो लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया था। अब हम बात करें हमीर रासो की तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमीर शब्द है वो अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। उसको कोई पात्र नहीं मानकर विशेषण शब्द माना है
कि ये एक विशेषण था, एक तरह से कोई पात्र नहीं था। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ से ही अपभ्रंश की समाप्ति मानी है। इस तरह से हमने अमीर रासों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं विजयपाल रासों की। नल सिंह भाट इसके रचनाकार हैं। 16वीं शताब्दी की रचना है। मिस्र बंधुओं ने 1298 ईस्वी की रचना माना है। मूलतः ये अपभ्रंश में रचित है, माफ कीजिएगा। रासो साहित्य में स्थान उचित नहीं है, यह हजारी बाबा ने कहा है कि इसको रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया जा सकता क्योंकि अपभ्रंश की रचना है। इसमें 42 छंद इसके उपलब्ध होते हैं। अभी विजयगढ़ यानी करौली के जो राजा विजयपाल और पंग राजा के मध्य हुए युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद रास साहित्य। अभी तक हमने पढ़ा रासो साहित्य और अब हम पढ़ेंगे रास साहित्य। रास जैन साहित्य भी कहते हैं इनको। मुख्यतः ये 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के समय जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म प्रचार और प्रसार के लिए जो साहित्य रचा गया वो ही रास साहित्य कहलाता है। जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों का जो व्यक्ति होते हैं वो इसके चरित्र नायक होते हैं। कथानक का जो मुख्य स्रोत है या उपजीवी है वो जैन पुराण माने जाते हैं और उद्देश्य इसका था धर्म तत्वों का निरूपण करना। इसका विशेष रूप से जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र है उसमें मत का प्रचार प्रसार हुआ। इसमें विभिन्न शैलियाँ देखने को मिलती है जिसमें आचार, रास, फागु और चरित्र मुख्य रूप से हैं। अब हम बात करते हैं रास शब्द की कि रास शब्द की उत्पत्ति। रास शब्द संस्कृत साहित्य में अगर बात करें तो क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित के लिए प्रयोग किया जाता है। भरतमुनि ने रास शब्द का अर्थ क्रीडनीय से जोड़ा है। एक प्रकार का रूपक इसको अभिनव गुप्त ने कहा है, यानी रास को एक प्रकार का रूपक अभिनव गुप्त के द्वारा बताया गया है। लोक जीवन में हम कृष्ण की लीलाओं के लिए भी रास शब्द का प्रयोग करते हैं। जैन साधुओं ने प्रभावशाली रचना शैली अपनाई रास के रूप में। जैन मंदिरों में जो श्रावक लोग हैं वो रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते हैं और इस रास साहित्य का प्रभाव है वो 14वीं शताब्दी तक बना रहा। अब हम रास साहित्य की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो बरतेश्वर बाहुबली रास। यह रचना शालिभद्र सूर्य के द्वारा रचित है। मुनि जिनविजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है इसको। इसका जो रचना काल है वो 1184 ईस्वी है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था, ये विशेष रूप से याद रहे। इस बरतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं। खंड काव्य श्रेणी का काव्य है, रचना है। 2 भाइयों जिसमें एक बरतेश्वर जो कि अयोध्या का राजा था और एक बाहुबली जो कि तक्षशिला का राजा था के द्वारा किए गए युद्ध और उसकी वीरता का वर्णन मिलता है। इसमें हिंसा व वीरता के बाद विरक्ति और मोक्ष के भावों का प्रतिपादन करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें तीनों रस मिलते हैं, वीर रस भी है, श्रृंगार भी है और अंत में शांत रस भी है। उसके बाद दूसरी रचना की हम बात करें तो पंच पांडव चरित्र रास। यह रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। 14वीं शताब्दी में रचित इस रचना में 15 सर्ग है। इसमें पांडवों की कथा अहिंसा पर आधारित है। इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धि रास की।
इसकी रचना शालिबदर सूर्य के द्वारा की गई थी। उसके बाद चंदवाला रास, यह कवि आशगु की रचना है। 1200 ईस्वी में जालोर में की गई। इसमें 35 छंद मिलते हैं। यह लघु खंड काव्य है और करुण रस की इसमें प्रधानता है। बहुत बार पूछा जाता है कि इस रास काव्य में करुण रस की प्रधानता है, तो चंदनवाला रास। चंपा नगरी के राजा दधिवान की पुत्री चंदनबाला इस काव्य की कथानायिका है। उसके बाद बात करते हैं जीवदया रास की। जीवदया रास है वह कवि आशगु की रचना है। उसके बाद हम बात करेंगे स्थूलीभद्र रास की। स्थूलीभद्र रास है वो जिनधर्म सूर्य की रचना है और ये रचना 1209 ईस्वी में रचित है। कोसा नाम की जो वेश्या के पास भोगलिप्त में स्थूलीभद्र को जैन धर्म की दीक्षा के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। और उसके बाद हम बात करेंगे रेवतगिरी रास की। रेवतगिरी रास रचना है वो विजय जैन सूर्य की रचना है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसका रचना काल 1231 माना है। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवतगिरी तीर्थ का इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद अगले रास काव्य की बात करें तो नेमिनाथ रास, जो सुमिति गुणी की रचना है। रचना काल 1231 है और नेमिनाथ प्रसंग में इसमें श्री कृष्ण का वर्णन भी किया गया है। 58 छंदों की यह रचना है। डिंगल शैली मिलती है, यानी अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। उसके बाद अन्य रास काव्य है, हम उसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो उपदेश रसायन रास जिनधर्म सूर्य की रचना है। कछुली रास प्रज्ञा तिलक की रचना है। गौतम स्वामी रास उदयवंत की रचना है। श्रावकाचार आचार्य देवसेन की रचना है। दर्शनसार ये भी आचार्य देवसेन की रचना है। दब्ब स्वभावप्रयास आचार्य देवसेन की रचना ये भी है। और लघु न्याय चक्कर ये भी रचना आचार्य देवसेन के द्वारा रचित है। मुंजराज अज्ञात रचना है और सबसे प्राचीन मुंजरास, माफ़ कीजिएगा, मुंजरास है और ये मुंजरास सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। इसको रचनाकार का नाम का भी पता नहीं है, तो ये मुंजरास है। कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वो सोमप्रभ सूर्य की रचना है। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें तो करकंड चरित रास कनक का कामर मुनि के द्वारा रचित है। जिन पदम सूरी रास सारमूर्ति के द्वारा रचित है। आबू रास पल्हण के द्वारा रचित है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग के द्वारा 1361 में रचित रचना है। श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी के द्वारा रचित है। हरिश्चंद्र पुराण जाको मंगनियार के द्वारा रचित है। कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की रचना है। बर्तेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी की रचना है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद सूरी की रचना है जो 1200 ईस्वी में लिखी गई। और नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी की रचना है जो 1159 ईस्वी में लिखी गई थी। नेमिनाथ फागु राजशेखर। इस तरह हमने रास साहित्य और रास साहित्य से पहले रासो साहित्य के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम अपने अगली कक्षा में सिद्ध साहित्य या कहीं तो बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जो मुख्य रूप से सिद्ध हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्लास को अच्छी तरह से देखते रहें, लाइक कमेंट और शेयर के साथ सुझाव भी दें और अपने मित्रों में साथियों में शेयर करते रहें।
धन्यवाद।